नमस्कार भाइयों। आज हम लोग थोड़ा पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। देखिए पर्यावरण क्या होता है, तो हमारे चारों तरफ जो जैविक और अजैविक घटक हैं, जिसमें जीव है जिसमें जीव नहीं है, दोनों के समुचित अध्ययन को हम पर्यावरण कहते हैं। और इनके बीच अंतर संबंधों को हम इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यदि आप विचार करेंगे कि सपोज डेट ए है ये, ठीक है, और ये बी है, ये यहाँ पर प्लस लिखा है, तो ये जो प्लस है यह अंतर संबंध व्यक्त कर रहा है ए और बी में। ए और बी में क्या रिलेशन है, ये प्लस डिनोटेट कर रहा है। इस प्लस को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, ए और बी ये दोनों घटक हैं, इनको हम पर्यावरण कहेंगे समुचित रूप से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए आज हम पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ इन्वायरमेंटल, यहाँ एन होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। विश्व के 35% भौगोलिक क्षेत्रफल पर बाढ़ का विस्तार है। ठीक है, बाढ़ आते रहते हैं, विश्व के 35% क्षेत्रों पर बाढ़ आते रहते हैं। सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा सामान्य से 25 से 50% कम होता है। देखिए मैं जो फैक्ट दे रहा हूं आपको, इस फैक्ट को आप कॉपी और कलम लेकर के लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट आते ही रहते हैं। सॉरी, ठीक है। जब मृदा अपने मूल स्वरूप तथा अपने मूल गुणों जैसे जनन क्षमता को खो देती है, तो इसे हम मृदा अवनयन कहते हैं। ठीक है, अब मृदा अवनयन किसको कहते हैं, तो जब मृदा जो है अपने मूल उर्वरकता को छोड़ देती है तो इसे हम मृदा अवनयन कहते हैं। जबकि मृदा के ऊपरी परत के बह जाने से मृदा क्षरण हो जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन जो होता है, मृदा अपरदन का जो पहला चरण है उसको मृदा क्षरण बोलते हैं, कि मृदा जो उर्वरक क्षमता है उसका ऊपरी उर्वरकता जो है वो कट करके बह जाता है, जिस कारण इसे मृदा क्षरण की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की 3 प्रमुख समस्याओं को हम P3 के नाम से डिनोटेट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, पॉवर्टी अर्थात गरीबी, और पोल्यूशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन पर अलग चर्चा होगी, पॉवर्टी पर मैं बहुत बेहतर तरीके से इकोनॉमी पर चर्चा करूंगा और पॉपुलेशन पर भी। अभी मैं पॉल्यूशन पर चर्चा करने के लिए चल रहा हूं। पॉल्यूशन में से इनमें से प्रदूषण जो है वर्तमान युग में सबसे बड़ी जटिल समस्या बनकर के उभरा हुआ है। सभी चीजों को डिनोटेट करने के लिए इतनी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, लोहा, BHC, DDT, 2,4-D, शाकनाशी इसको बोला जाता है, फिनॉल आदि रासायनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें अनअपघटनीय प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अर्थात ऐसे पोल्यूटेंट्स जो हमारी वातावरण में जो है घुल मिल नहीं पाते हैं और वे अपने मूल आकार को बनाए रहते हैं, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण से हम शुरुआत करेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78.09% है। ठीक है, ऑक्सीजन 20.95 है, आर्गन 0.93 है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, ये डाटा आप लिख लीजिए, चूंकि इसको जरूरत आपको मेंस वगैरह में पड़ेगी। इसके अलावा जलवाष्प भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम है, जो कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस अभी तक ये मानी गई है। ओजोन 3 O3 भी है, क्रिप्टॉन है, नियान है, जिनान है, आदि सब ये सब गैसें पाई जाती हैं। O3 के भी डिफ्लेशन की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी विषैली गैसें निकलती हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। खनिज तेल तथा कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं। खनिज तेल जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का श्रावण होता है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी मोटर वगैरह हैं। यदि कोयला वगैरह जलते हैं और अधजले होते हैं तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं। ठीक है, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते रहते हैं, जिसे हम N2O नाइट्रस ऑक्साइड आज जैसे गैसों पर आके हम चर्चा करेंगे।
गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जलने से सल्फर के यौगिक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड निकलते रहते हैं। तो गंधक जब कोई होता है, अभी मैं बताऊंगा गंधक क्या होता है, तो इनके जलने से सल्फर के यौगिक उत्पन्न होते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे गैसें निकलती हैं गंधक के जलने से। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन्स निकलते रहते हैं। ठीक है, जब जीवाश्म ईंधन होता है और वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं, जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स निकलते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम्स हैं, अगर वो नहीं जल पा रहे हैं कायदे से तो उनसे क्या निकलेगा, जो होगा वो हाइड्रोकार्बन्स निकलते रहते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों, सुपरसोनिक स्पीड से जो जेट विमान उड़ते हैं और रासायनिक उर्वरकों से निःसृत नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के अन्य सभी ऑक्साइड यथा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इत्यादि यौगिक के वायु प्रदूषक ही होते हैं। देखिए, जो मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ गिनाता हुआ चला जा रहा हूँ, आपको सारी सिंबल्स नहीं बता रहा हूँ, अभी आप पढ़ते चलिए, सभी चीज़ों को मैं अलग अलग से क्लियर यहाँ पे नीचे करूँगा। ठीक है, अभी इसको आप देखिए, इसको समझिए, हो सकता है तो इसको नोट करिए। ठीक है, सूती वस्त्रों के विरंजन से विसर्जित क्लोरीन से भी हमारे वातावरण में, वायुमंडल में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। धान के खेतों से तथा जुगाली करने वाले पशुओं से के हवा से तथा उनके हवा छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अब ये फैक्ट है, इसको आप याद करेंगे ना तो सीधा पूछ लिया जाता है कि धान के खेतों से किस प्रकार की गैस निकलती है, या पशु की जुगाली करने से किस प्रकार की गैसें निकलती रहती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड किससे निकलता रहता है, किस चीज के जलने से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो गंधक के जलने से होता है। ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीजों को आप याद तो कर नहीं सकते हैं, और इतना बड़ा मैं इसका ज्ञाता भी नहीं हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं इसको याद ही किया हुआ है, तो मैं आपको जितना जानता हूँ उतना देने का प्रयत्न जरूर करूंगा। एरोसॉल, हवा में लटके 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के आकार वाले जितने भी ठोस एवं तरल कण हैं सब एरोसॉल कहलाते हैं। वातावरण में जो घूम रहे हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, इतने छोटे आकार के जो कण हैं, और 10 माइक्रोन मतलब कि 10⁻⁵ भी इसको आप ले सकते हैं, इसी 10 माइक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं तो बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, 10 × 10⁻⁶। अब जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर उसकी 1 मान ली जाती है। -6 और +5 यदि आप आधार बराबर हो तो कड़ी और घातांक के नियम के अनुसार ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो -5 हो जाएगा। तो चाहे आप इसको भी कह सकते हैं, चाहे आप इसको भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो एरोसॉल आप समझे कि वातावरण में जो लटके हुए 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के जो आकार वाले कण होते हैं उसे हम तरल कहते हैं। आपने सुना होगा कि पार्टिकुलेट मैटर 0.5 और पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM10 और PM2.5, आपने नाम सुना होगा। 2 प्रकार के कण हैं जो फेफड़े को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, अर्थात फेफड़ा का जो झिल्ली होता है हमारे अंदर वो उनको रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो एरोसॉल के अंतर्गत ही आते हैं, वो ऐसे ही कण होते हैं 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, धूम्र कालिख क्या होता है, तो 1 माइक्रोन से छोटे कण जो होते हैं इसे हम धूम्र कालिख कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जब आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो धुआं टाइप जो होता है वो कोयले की भान जो होता है अगल बगल वो छिड़क जाता है, उससे धूम्र कालिख का निर्माण होता है। ठीक है, प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। तो सीसा, ये उच्च ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम में पहले सीसा मिलाया जाता है तथा जो बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पहले अच्छा ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम में क्या मिलाया जाता था, सीसा मिलाया जाता था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। सीसा वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वातावरण में आप जानते हैं कि आर्द्रता भी है, वायुमंडल हमारे अंदर जो उसमें ऑक्सीजन भी अवस्थित है, तो इनसे मिल करके वह क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के जरिए हमारे शरीर में के तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है,
जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां जैसे कि पागलपन, लकवा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा गुर्दे की समस्याएं भी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। सीसा विषाक्त को हम प्लाम्बिज में, ठीक है, कहते हैं। भ्रम, पागलपन और गुर्दों की क्षति इसके कारक होते हैं। सीसा का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है, अल्प मात्रा में भी शरीर में हानिकारक ये पहुंचाते रहते हैं। बच्चों के अंदर जो होता है बौद्धिक स्तर को कम कर देते हैं जब ये वातावरण में फैलते थे, तो इसको सरकार ने बंद कर दिया। इसके स्थान पर सरकार ने बेंजीन डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, सीसा ना मिलाने से पेट्रोल का ऑक्टेन मान वो हुआ जो गिर गया, क्योंकि उच्च स्तर के पेट्रोल मान मिल नहीं पा रहे थे। अब ऑक्टेन नंबर जब नीचे गिरा, देखिए मैं ऑक्टेन मान बोल रहा हूँ, तो जितने भी ऊंचे स्तर के ऑक्टेन होते हैं, जिस जीवाश्म ईंधन के जितने अच्छे ऑक्टेन नंबर होंगे, वह ईंधन उतना बढ़िया जो होगा वो प्रज्वलित होगा, उतनी बढ़िया उसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो पेट्रोलियम अच्छे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या ईंधन होते हैं, जिस कारण उसका ऑक्टेन हाईयर होता है, और इसी को प्राप्त करने के लिए इसमें लोग सीसा मिलाते थे। लेकिन अब इसमें बेंजीन या तो इसमें आप बायोडीजल वगैरह मिलाया जा रहा है उच्च मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो सीसा न मिल पाने से पेट्रोल के ऑक्टेन मान या प्रघात क्षमता या नॉकिंग कैपेसिटी, मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारे आप एलपीजी सुने होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि एलपीजी में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि एलपीजी गंध मार रही है, मतलब एलपीजी का रिसाव हो रहा है, तो उसका नाम होता है टेट्रा एथिल लेड। इसको याद कर लीजिए, टेट्रा एथिल लेड। इसके मिला देने से यह क्लियर हो जाता है कि आपका जो गैस है वो लीकेज कर रहा है। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, ठीक है। पेट्रोल में उच्च ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए बेंजीन मिलाया जाने लगा। ठीक है, बेंजीन, जाइलिन, टाइलोइन आदि जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा बेंजीन की मिलाई जाती है। ठीक है, लेकिन समस्या एक चीज की और है कि बेंजीन से रक्त कैंसर की समस्या या ब्लड कैंसर की समस्या होती है। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, नोट, अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 1000 ब्लड कैंसर मरीजों में से 50% लोगों की बीमारी का कारण पेट्रोल उत्सर्जित बेंजीन थी। सरकार ने इसे भी बंद कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है बायोडीजल वगैरह मिलाया जाता है। अभी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें नई सदी के ईंधनों पर चर्चा होगी, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बनाया हुआ है, उस पर क्या स्थिति है उसको देखेंगे। भारत सबसे ज्यादा जो है कहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल्स खरीद रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लेकर के आ रहा है, जो कि पहले चाइना से मंगाता था। सारी चीजें हम जो है एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। पवन ऊर्जा क्या है, 175 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उससे प्राप्त करने की क्या क्या प्रावधान, भारत किस स्तर पर चल रहा है, कितना जो है पवन ऊर्जा से विद्युत बना रहा है भारत, और विश्व में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से कौन विद्युत बना रहा है, वैसे जर्मनी है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आज हम 4 देखेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तक की सारी चीज देखेंगे। अगली बार अगले प्रदूषक को लेकर के आएंगे जो कि काफी लंबा है। ठीक है, और इस पर हम चर्चा पूरा करेंगे। वायु प्रदूषकों में सबसे खतरनाक और समस्त प्रदूषकों के सकल भार का 20% SO2 होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड होता है, SO2। ठीक है, समस्त प्रदूषकों में सबसे खतरनाक और सकल भार का 20% होता है SO2। उत्पत्ति कैसे होती है इसकी, तो पेट्रोल डीजल के जलने से, ताप विद्युत संक्षेपों के कोयले के दहन से तथा तेल शोधनशालाओं से इसकी उत्पत्ति होती है। फेफड़ों के रोग, दमा, खांसी, सांस लेने में कठिनाइयां, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मथुरा रिफाइनरी से निरस्त्रित या विस्तृत सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का क्षरण
हो रहा है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि साल्तान माल किस गैस के कारण जो क्षरण हो रहा है, तो SO2 के कारण ही हो रहा है। ठीक है, इसे SO2 या क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। ईंट से परतदार लाल पाउडर निकलने लगता है। जब जहां पर परतदार लाल पाउडर निकलने लगे ईंट से भुसुक करके लाल लाल दिखे, जान लीजिए कि उस क्षेत्र में SO2 की मात्रा जो है वो ज्यादा निकल रही, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकल रही है। SO2 वातावरण की नमी को अवशोषित कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है। ठीक है, वातावरण की जो नमी होती है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ऑक्सीजन की या पानी के साथ, वातावरण में जो पानी होता है उसकी नमी के साथ क्लियर करता है, जो कि आपको पता होगा कि वातावरण में जो है वो आर्द्रता भी पाई जाती है, जो होता है वो ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण अम्लीय वर्षा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा जल में सांद्रता बढ़ने पर पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। जब ये अम्लीय वर्षा करते हैं तो पौधों पर जाकर के पत्तियों पे गिर जाती है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। ये पत्तियों के रंध्रों में जाकर के घुस जाते हैं, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पूर्ण नहीं होती है और पौधे जो होते हैं वो मरने लगते हैं। क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, Mg पाया जाता है। ठीक है, जलीय पौधों का विशेष कंठ प्रभावित होता है, जल का pH मान कम हो जाता है और अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत संक्षारक होता है। किसी भी पदार्थ के तटस्थ pH का वैल्यू जो होती है 7.0 उदासीन होती है और इससे अधिक क्षारीयता की स्थिति हो जाती है और कम होने पर अम्लीयता की द्योतक है। अम्ल वर्षा से जल का pH मान 5 के या 2.5 के बीच आ जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उस क्षेत्र का pH वैल्यू पूछ लें आपसे क्वेश्चन में, तो 5 या 2.5 के अप्रॉक्सिमेटली बीच में होता है। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सामान्यतः अम्लीय मृदा का pH वैल्यू 4 से 6.5 के बीच होता है। ठीक है, 4 से 6.5 के बीच अम्लीय मृदा की pH वैल्यू होती है। ये सब मेंस में जरूर पढ़ेंगी, आपको ऐसी चीजें आती रहेंगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में विषाक्त कोहरे का स्मोक का भी निर्माण हो जाता है, कोहरा भी विषाक्त होता है। सिंदूर नोट, सिंदूर से शीशे का ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड और कुमकुम में पारे की सल्फाइड की चीजें मिली जाती है। सिंदूर जो होता है उसमें शीशे के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं तथा पारे जो कुमकुम होता है, कुमकुम लोग लगाते हैं, उसमें मर्क्यूरी सल्फाइड मिलाया जाता है। ठीक है, शीशे से पागलपन, भ्रम की स्थिति या गुर्दों की क्षति होती है तो पारे से अंग शून्य पड़ जाता है। ठीक है, दृष्टि धुंधली हो जाती है तथा मस्तिष्क में भारी नुकसान होता है। पारे से एक समस्या थी, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है उस बीमारी का। ठीक है, आप जानते होंगे तो कमेंट में शेयर करिएगा, वैसे कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NX। नाइट्रोजन पौधों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के निर्माण करते हैं, जो वर्षा के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है। अम्ल वर्षा समस्त जीवधारियों के लिए घातक है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होती है समस्त जीवधारियों के लिए घातक होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड NO3 की उत्पत्ति N2O, NO2 और NO3, ठीक है, यही सब इसका नाम है, खनिज तेलों व कोयलों के जलने से होती है। ठीक है, जो खनिज तेल और कोयले होते हैं उसी से इनका निर्माण होता है। क्योंकि ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करके उसके परऑक्साइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं और उससे NO2, NO3 और डिफरेंट प्रकार के जो चीजें होती हैं वो बन जाती हैं। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट, ठीक है, 15,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट से निकलती हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड समतापीय मंडल में ओजोन परत को छेद करती है। ठीक है, O3 को जो होता है नीचे से ये डिफ्लेक्ट करती है। आपसे पूछ ले कि 15,000 मीटर की ऊंचाई पर जब ये समताप मंडल में जो सुपरसोनिक जेट हैं
ये अपने साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं और समताप मंडल में ओजोन परत के छेद करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सुपरसोनिक जेट, क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपरसोनिक जेट ओजोन गैस को समताप मंडल में किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, तो ये चीज आप जानते रहिएगा कि 15,000 मीटर की ऊंचाई पर जब सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं तो अपने साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे कि समताप मंडल में ओजोन परत को छेद करने का कारक बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ ऊपर क्लियर हो गया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया द्वारा ओजोन का क्षय करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड इस दौरान प्रकाश रासायनिक स्मॉग का भी निर्माण करता है जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये रंगहीन गंधहीन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये लाल रंग और तीव्र गंध का होता है। दोनों दो अंतर हैं। कल हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।